बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है और वो कंफ्यूजन कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं, बहुत कमेंट आ रहा है कि भैया इकोनॉमिक अप्लीकेशन का क्वेश्चन ही 100 मार्क्स का रहेगा, फिर हमारा प्रोजेक्ट कहाँ ऐड होगा, जो प्रोजेक्ट का 20 मार्क्स नंबर है वो कहाँ ऐड होगा। ऑल जितने भी सारे सब्जेक्ट है 80 मार्क्स 80 मार्क्स 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का ये हमारा प्रोजेक्ट 100। लेकिन इकोनॉमिक अप्लीकेशन में 100 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही आएगा, तो फिर हमारा एक प्रोजेक्ट का नंबर कहाँ गया। देखिए हम आपको आज सच्चाई बता रहे हैं, हमको नहीं पता है कि आपके स्कूल में क्या बताया गया है। आप अगर पूछे होंगे, जो भी आपके इकोनॉमिक्स के टीचर होंगे पूछे होंगे, और जो उनका रिप्लाई है आप प्लीज कमेंट कर बताइएगा कि वो क्या बोले हैं आपसे। लेकिन सच्चाई यह है कि इकोनॉमिक अप्लीकेशन का प्रोजेक्ट का मार्क्स ऐड नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आता है 100 मार्क्स का, उसमें आप 80 मार्क्स लाते हैं तो आपका 80 मार्क्स आएगा, 90 लाते हैं 90 आएगा, 75 लाते हैं आउट ऑफ 100 75 आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें लाए हैं 75, 20 मार्क्स हमारा प्रोजेक्ट का ऐड होगा, हो जाएगा 95। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हमको पता नहीं है कि स्कूल के टीचर आपसे क्या बताए हैं। देखिए हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जब हम 10th क्लास में थे तो सेम क्वेश्चन हम भी अपने टीचर से पूछे थे, तो वो टीचर हमको रिप्लाई नहीं दे पाए। पता नहीं क्यों नहीं दे पाए, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं क्या किया, देखिए हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ उसमें हमने प्रोजेक्ट इकोनॉमिक अप्लीकेशन का बनाया ही नहीं, और मेरा इकोनॉमिक अप्लीकेशन में आ गया नंबर 92। कैसे आ गया भाई, क्योंकि इकोनॉमिक अप्लीकेशन का प्रोजेक्ट का मार्क्स ऐड ही नहीं हुआ, ऐड ही नहीं हुआ। जितना 100 में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, अच्छे से लिखे थे, उतना मार्क्स आ गया। सेम प्रोसेस होगा बोर्ड एग्जाम में, सेम प्रोसेस होगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप 100 मार्क्स में 80 लाते हैं, 90 लाते हैं, 75 लाते हैं, 65 लाते हैं, जितना नंबर लाते हैं 100 नंबर में जितना नंबर लाते हैं वहीं आपका फाइनल मार्क्स हो जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट का यूज होता कहाँ है इकोनॉमिक अप्लीकेशन का। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। मान लीजिए कि पास होने के लिए आपको मार्क्स चाहिए 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से अबव चाहिए, तो अब आप पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिनका मार्क्स आता है 25, 22, 29, ऐसे ऐसे आता है। तो उसको क्या किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि ये प्रोजेक्ट दिया था इकोनॉमिक अप्लीकेशन का कि नहीं। अगर वो दिया था तो उसको पास कर दिया जाता है, कुछ नंबर अपने तरफ से बोर्ड देकर उसको पास कर देता है, ठीक है। तो ये अभी मेरे समझ में जितना आ रहा है हम उसको आपके सामने रख रहे हैं। अगर जिनको भी हमसे ज़्यादा कुछ पता है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आपके टीचर्स क्या बताए हैं उसको भी कमेंट कीजिए। अगर आपके टीचर ये बताए हैं कि प्रोजेक्ट का मार्क्स ऐड होता है तो हमको लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। आप जितना 100 मार्क्स में अच्छे से क्वेश्चन लिखेंगे उतना ही आपका नंबर आएगा। समझ में आ रहा है भाई, कंफ्यूजन दूर हो गया। ये इकोनॉमिक अप्लीकेशन में प्रोजेक्ट ऐड नहीं होगा, इसको दिमाग से हटा दीजिए कि हम कोई प्रोजेक्ट भी दिए हैं, हटा दीजिए। आपको सिर्फ ये एम लेकर चलना है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन में हमको 90 लाना है, 95 लाना है, 85 लाना है। ये मत सोचिएगा कि 60 आ गया 20 नंबर का प्रोजेक्ट 80 हो जाएगा, 80 आ गया 20 नंबर का प्रोजेक्ट 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिनको भी हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कर बता दीजिए। ये वीडियो सिर्फ वीक एवरेज स्टूडेंट के लिए है जिनका सिलेबस 30% 40% ठीक कवर हुआ है। अगर आपको मतलब ये नहीं कि ये देख लिए जाकर यहीं से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिनका 40% 55% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, समय बहुत कम है, उनके लिए हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं कि ये टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 है थ्योरी ऑफ डिमांड। आपका अगर दूसरा बुक हो सकता है, जैसे अभी हम जो ये बुक से लिखे हैं वो है ओसवाल पब्लिकेशन, हो सकता है आपका गोयल ब्रदर्स हो या कोई दूसरा एडिशन हो, तो चैप्टर इधर उधर हो सकता है, टॉपिक सेम रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करें। चैप्टर 1 थ्योरी ऑफ डिमांड, इसमें दो टॉपिक पढ़ लीजिए, टाइप्स ऑफ डिमांड और एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। चैप्टर 2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मीनिंग जान लीजिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए चैप्टर 2 और चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल गारंटी आएगा, लेकिन हम यहाँ पर लिखे नहीं है। एक दो न्यूमेरिकल आता ही आता है, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे हैं कि मान लीजिए कि अगर दो न्यूमेरिकल आता है तो 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा।
और उस पर आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा समझने के लिए, इसीलिए हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं। लेकिन आपको न्यूमेरिकल अगर आपको आ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चैप्टर 2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मीनिंग और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 3 थ्योरी ऑफ डिमांड, मीनिंग और लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। मीनिंग क्या होता है, सप्लाई का मीनिंग, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसमें भी 2 पढ़ लीजिएगा, मीनिंग और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चैप्टर 6, चैप्टर 5 में है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपको कंप्लीट पढ़ना है क्योंकि उससे केस स्टडी मिल सकता है, कल के वीडियो में हम बताए थे। तो चैप्टर 5 आपको पूरा टोटल कवर कर लेना, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 6 लैंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड आप पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 7 है डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इसमें माइग्रेशन, ड्विलिंग यूनिट, माइनिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन का आपको डिफिनेशन याद होना चाहिए। तो ये चैप्टर हुआ 7 तक, और ये हुआ टॉपिक क्या क्या, इसमें कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक पढ़ना है। अब हम बात करते हैं जो बचे चैप्टर हैं उनमें कौन सा टॉपिक पढ़ा है। चलिए देखिए, चैप्टर 8 है हमारा लेबर। लेबर एक लेंदी चैप्टर है, इसमें आपको टॉपिक्स जो कंप्लीट करना है वो है टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, इफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो ये 3 टॉपिक को आपको इस चैप्टर से कवर कर लेने हैं एटलीस्ट। चैप्टर 9 है कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें टाइप्स ऑफ कैपिटल हमेशा पूछता है कि बताइए वर्किंग कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, सम कैपिटल क्या है, तो इसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तो इस 9 चैप्टर सबसे आपको कम से कम ये 2 टॉपिक कंप्लीट कर लेना है। चैप्टर 10 है हमारा इंटरप्रेन्योर, इसमें आपको पढ़ना है फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर। चैप्टर 11 है हमारा अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि बताइए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, मोनोपोली मार्केट क्या है, तो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 12 तो आपका रिड्यूस हो गया है। चैप्टर 13 है हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, इसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है फिजिकल पॉलिसी, टाइप्स ऑफ टैक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स और मॉनेटरी पॉलिसी। कल हमसे एक गलती हो गया था और उसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं। ये जो आप वीडियो देखें ना, ये वाला वीडियो, इसमें हम बोल दिए हैं कि चैप्टर 13 को आपको कंप्लीट पढ़ना है क्योंकि हम समझे थे कि इसी में इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर में सिर्फ यही टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो आप इसमें रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव वो भी टैक्स पढ़ने हैं, लेकिन आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इसको पढ़ लीजिएगा कम से कम। कल वाले वीडियो में हम ये बता दिए थे कि चैप्टर 13 में ही हमारा इन्फ्लेशन वाला है और इन्फ्लेशन से केस स्टडी है, जो कि वो है हमारा मनी एंड इन्फ्लेशन 15 चैप्टर। शायद आपको जो हम उस वीडियो में चैप्टर 13 बोले हैं, आप वहां पर 16, यहाँ पर जो हम उस वीडियो में 13 बोले हैं वहां पर 16 होगा। 16 चैप्टर को आपको कंप्लीट पढ़ना है, जो कि हमारा मनी एंड इन्फ्लेशन, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको भी। ये वाला वीडियो में हम फिर से बता रहे हैं, ये वाला वीडियो में हम कल बताए थे कि चैप्टर 13 आपको कंप्लीट पढ़ना है क्योंकि हम समझे थे कि इसी में हमारा इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है, जो कि गलत है। आपको ये नहीं पढ़ना है, आपको चैप्टर 16 पढ़ना है, मनी एंड इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन टॉपिक से आपका केस स्टडी आने वाला है, समझ गए। तो इन चैप्टर से आपको ये टॉपिक एटलीस्ट कंप्लीट कर लेना है। चलिए अगले वाले चैप्टर्स को भी देखते हैं। चलिए जो बच्चे चैप्टर है उसको देख लीजिए। चैप्टर 14 है हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। अब बहुत सारे लोग ये खोज रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कहाँ हैं। देखिए ये वाला जो टॉपिक दिख रहा है आपको ना, इसी को हम लिखे हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक। ये आप जो डिफरेंस देख रहे हैं इसको पढ़ लेना है आपको। डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, इसको ये जो डिफरेंस है इसको आपको पढ़ लेना है। क्योंकि देख लिए इसी को हम वहाँ पर लिखे हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, देख लिए ठीक, इसी को हम लिखे हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। और उसके बाद रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 15 से प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर
पब्लिक सेक्टर बोल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, इससे आपको पूछेगा आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, ये दोनों टॉपिक से मिलाकर एक डिफरेंस आपसे पूछ सकता है। बताइए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है, कल वाले वीडियो में हम ये बताए थे। तो इसका डिफरेंस, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन का क्या डिफरेंस है, उसको आपको पक्का 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 याद कर लेना है। 4-5 पॉइंट आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है। चैप्टर 16 मनी एंड इन्फ्लेशन, कल वाले वीडियो में हम बता देते हैं। चैप्टर 13 इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन में कि इन्फ्लेशन टॉपिक है, दिमाग पता नहीं कहाँ था। चैप्टर 16 है मनी एंड इन्फ्लेशन, ये कंप्लीट पढ़ना है। और चैप्टर 17 है बैंकिंग, इसको कंप्लीट पढ़ना है क्योंकि इन दोनों चैप्टर से हमारा केस स्टडी आने वाला है। इन्फ्लेशन जो टॉपिक है ना, इसको नहीं पढ़िएगा भाई काम चल जाएगा। इन्फ्लेशन वाला टॉपिक जरूर पढ़िएगा कि उसकी इससे केस स्टडी आपको मिलेगा। 3 चैप्टर से केस स्टडी आ रहा है, ये तो पता है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन और बैंकिंग, ये तीनों टॉपिक से आपको केस स्टडी एक मिलेगा जो कि 10 मार्क्स या 8 मार्क्स का होगा। 10 या 8 मार्क्स का केस स्टडी आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। इन्फ्लेशन वाला टॉपिक पक्का एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है अपना, और बैंकिंग चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 के बीच में जितने भी टॉपिक हम अभी डिस्कस किए हैं कि चैप्टर 1 से इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है, इस चैप्टर से ये टॉपिक पढ़ना, अगर वो पूरा आप टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो बिलीव कीजिए आप अच्छे मार्क्स लाएंगे। 70-80 मार्क्स आराम से लाएंगे आप। अगर जितने टॉपिक हम आप यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अगर पूरे टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो अच्छा मार्क्स लाएंगे, अच्छा मार्क्स लाएंगे। और लास्ट में हम यही बोलेंगे कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये मत सोचिए कि एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है तो फ्यूचर का क्या होगा। बहुत सारे अभी ऑप्शन है लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।